बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम केमिकल फर्स्ट ईयर और बाकी तमाम फर्स्ट ईयर क्लासेस। चैप्टर नंबर 4 का टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड इक्विलिब्रियम। सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी में बहुत ही एक लाइट सा डिफरेंस है जिसको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मसलन आपके पास एक बॉडी है, सपोज एक आपके पास मीटर रॉड है। मीटर रॉड का इसको जो पॉइंट्स हैं 1 से शुरू होकर 100 तक है और इसका जो सेंटर है वो आपके पास 50 है। जब हम इस मीटर रॉड को वेज के ऊपर हम रेस्ट बनाते हैं, अगर ये 100 की तरफ झुक जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इसकी तरफ से वेट इसका ज्यादा है, क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये होता है कि जहां पे होल बॉडी का जो वेट है वो किसी एक पॉइंट के ऊपर एक्ट कर रहा होता है। तो इस केस में आप अगर देखें तो इसकी जो एग्जैक्ट मेजरमेंट है 50, ये सेंटर है, मगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट होगा जहां पर ये बिल्कुल बैलेंस है। सपोज अगर हम इसको 51 पे इसको हम रखते हैं वेज को, तो हम देखते हैं कि ये बैलेंस हो जाता है। अब ये दो पॉइंट अब आपके पास आ गए। सेंटर ऑफ मास जिसके ऊपर 50 लिखा हुआ है, वहां ये मीटर और बैलेंस नहीं हुआ, ये इसका एग्जैक्ट सेंटर ऑफ मास है, मगर जहां पर ये बिल्कुल बैलेंस हो गया तो ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। तो इसको हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी उस पॉइंट को कहेंगे जहां किसी भी बॉडी का वेट, टोटल वेट, बॉडी का वेट एक पॉइंट पे एक्ट कर रहा होता है और वो टुवर्ड्स अर्थ होता है। और सेंटर ऑफ मास में बॉडी का जो एक्चुअल जो उसकी जो कंस्ट्रक्शन है उसकी एग्जैक्ट मेजरमेंट है वो 50 हो। नंबर्स की मेजरमेंट 50 का मतलब है कि सेंटर ऑफ मास है और वेट की मेजरमेंट का मतलब है ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। अब हमारा ये है कि चूंकि बॉडी दो किस्म की होती है, एक आपके पास रेगुलर शेप होती है और एक आपके पास इरेगुलर शेप बॉडी है। रेगुलर शेप्ड बॉडी हम चंद मिसालें लेते हैं। फर्स्ट हमारे पास ये स्क्वायर है, ये रेगुलर शेप है। इसी तरह रेक्टेंगल है, आपके पास एक रेगुलर है। इसी तरह ट्रायंगल है, ये आपके पास एक रेगुलर है। तो क्या करेंगे हम कि इनके जो पॉइंट्स हैं इनको आपस में ज्वाइन कर देंगे। इनको हम डायगोनल बोलते हैं। जहां ये डायगोनल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें तो ये सेंटर ऑफ मास कहलाता है, CN। इसी तरह सेंटर ऑफ, अगर रेक्टेंगल पे आप आए तो उसी तरह डायगोनल ड्रॉ करें और जहां ये डायगोनल आपस में इंटरसेक्ट करें तो ये सेंटर ऑफ मास है। इसी तरह ट्रायंगल है। अब ट्रायंगल के जो पॉइंट्स हैं इनको हम वर्टिसेस कहते हैं। जहां ये वर्टिसेस एक दूसरे को, जो तीन है, जहां ये एक दूसरे को जाके ये इंटरसेक्ट करें, ये सेंटर ऑफ मास कहलाएगा। यहाँ पे जो काबिल गौर बात है वो ये है कि इनकी जो डिवीजन होगी वो 1 और 2 की रेशियो होगी। 1 और 2 की रेशियो होगी। एक और यानी एक हिस्सा ये है और उसका डबल ये है, एक हिस्सा ये है उसका डबल ये है, एक हिस्सा ये है उसका डबल ये है। तो इनको हम सेंटर ऑफ मास कहते हैं। इसी तरह अगर आपके पास इरेगुलर शेप बॉडी है, इरेगुलर शेप बॉडी, इसका हम सेंटर ऑफ मास निकालें तो इसके लिए मसलन चूंकि बॉडी खुद रेगुलर नहीं है तो बॉडी को कहीं भी आप ड्रॉ कर सकते हैं, कोई भी बॉडी आप ले सकते हैं। ये सारी ये सेंटर। इसी तरह अगर आपके पास एक जो है सिंपल पेंडुलम है, इसका जो थ्रेड है वो भी आपके पास इरेगुलर में आता है। जब आप इसको इकट्ठे करेंगे तो आप देखेंगे कि धागा जो है वो सारे का सारा ये इकट्ठे हो जाएगा। तो जो चीज जिसकी शेप किसी भी सूरत में चेंज ना हो सके उसे हम रेगुलर शेप बॉडी कहेंगे। जिसकी सूरत किसी भी सूरत में तब्दील हो सकती है उसको हम इरेगुलर शेप बॉडी कहेंगे। तो इसमें क्या करेंगे कि आप इनके किसी दो पॉइंट्स को इंटरसेक्ट करते जाएं, इसका कोई एक पॉइंट है वो सेंटर ऑफ नहीं हो सकता। ये है, अगर हम फर्स्ट करें, नहीं है, फर्स्ट करें इसको यहां जाके करते हैं, इसको यहां जाके करते हैं, इसके बहुत सारे जो सेंटर बनता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ मास बनता है रेगुलर शेप बॉडी का, वो उसका एक फिक्स पॉइंट होता है। जो इरेगुलर बॉडी का सेंटर ऑफ मास बनेगा उसके ये कि हर पॉइंट उसका डिफरेंट हो सकता है। ये सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी का डिफरेंस है।
अगर हमारा टॉपिक है ना कि इक्विलिब्रियम, और आप जानते हैं इक्विलिब्रियम तवाज़ुन को कहते हैं। बॉडी की ये वो कंडीशन है जिसमें बॉडी का एक्सेलरेशन चेंज ना हो, एक्सेलरेशन जीरो हो। जिस भी बॉडी का एक्सेलरेशन जीरो होगा वो बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी। इक्विलिब्रियम की दो किस्में हैं, एक है स्टैटिक इक्विलिब्रियम और एक है डायनामिक इक्विलिब्रियम। ऐसी बॉडी जो रेस्ट पे हो, मोशन ना हो, वो बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी, और इस इक्विलिब्रियम का नाम है स्टैटिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम। और दूसरी का नाम है आपके पास डायनामिक इक्विलिब्रियम। अब इसमें फर्क क्या है दोनों में कि डायनामिक इक्विलिब्रियम के अंदर बॉडी मोशन में होगी मगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, जीरो एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही होगी। इसमें क्या है कि हर वो बॉडी जो रेस्ट में होगी वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में खड़ी होगी, और हर वो बॉडी जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही होगी जिसका एक्सेलरेशन जीरो होगा उसे डायनामिक इक्विलिब्रियम कहेंगे। मसलन हम देखते हैं कि एक पैराट्रूपर जो है वो जंप करता है फ्रॉम हेलीकॉप्टर या एरोप्लेन, तो वो एक यूनिफॉर्म स्पीड के साथ जमीन की तरफ आता है, तो ये डायनामिक इक्विलिब्रियम की आपके पास एग्जांपल है। इसी तरह इसकी जो काइंड्स हैं वो दो हैं, काइंड्स ऑफ इक्विलिब्रियम, और इसकी कंडीशंस कितनी है? कंडीशन भी दो हैं, कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। उसमें फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि सम ऑफ ऑल द फोर्सेस मस्ट बी इक्वल टू जीरो। सम ऑफ ऑल द फोर्सेस सिग्मा एफ इज इक्वल टू जीरो। अब सम ऑफ ऑल द फोर्सेस का मतलब ये है कि राइटवर्ड फोर्स हमेशा बैलेंस करेगी लेफ्टवर्ड फोर्स को, अपवर्ड फोर्स हमेशा डाउनवर्ड फोर्स को बैलेंस करेगी। तो जब आप सम ऑफ फोर्सेस करेंगे तो वो आपके पास जो है फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में आता है। और सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है कि सम ऑफ ऑल द टॉर्क्स एक्टिंग ऑन द बॉडी मस्ट बी इक्वल टू जीरो। टॉर्क्स मस्ट बी इक्वल टू जीरो, सम ऑफ ऑल द टॉर्क्स मस्ट बी इक्वल टू जीरो। अब चूंकि टॉर्क दो तरह का होता है, एक आपके पास क्लॉकवाइज टॉर्क है, एक आपके पास एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है। तो जो क्लॉकवाइज टॉर्क है वो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क को बैलेंस करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी फोर्सेस की बैलेंसिंग है वो आपके पास फर्स्ट कंडीशन में आएगी, और टॉर्क्स की बैलेंसिंग जो है वो सेकंड कंडीशन में आएगी। तो जो सेकंड कंडीशन है उसका एक और नाम भी है जिसको हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ टॉर्क। तो प्रिंसिपल ऑफ टॉर्क क्या है? वो ये है कि सम ऑफ ऑल द फोर्सेस, सम ऑफ ऑल द टॉर्क्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, ये आपके पास W1 है, ये आपके पास W2 है, W2 ये O, A और B। तो जो आपके पास प्रिंसिपल ऑफ टॉर्क होगा या प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट होगा वो ये होगा कि OA मल्टीप्लाई बाय W1 इज इक्वल टू OB मल्टीप्लाई बाय W2। तो इसका जो टॉर्क बनेगा आप देख रहे हैं कि ये एंटी क्लॉकवाइज होगा, और इधर का जो टॉर्क बनेगा वो आपके पास क्लॉकवाइज होगा। तो सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क्स मस्ट बी इक्वल टू सम ऑफ क्लॉकवाइज टॉर्क्स। इसी तरह इसकी जो स्टेट्स हैं, स्टेट्स आपके पास वो तीन हैं, स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम। स्टेट्स आपके पास तीन बनती हैं जाके, स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम। पहले आपके पास है स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम जब किसी बॉडी के ऊपर हम फोर्स लगाते हैं और अगर फोर्स को रिमूव कर दें और body अपनी असल हालत पर वापस आ जाए, उसे स्टेबल इक्विलिब्रियम कहेंगे। और दूसरा क्या है? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। जब किसी बॉडी के ऊपर हम फोर्स लगाएं, फोर्स लगाने के बाद उसकी शेप, उसकी हालत बदलेगी जब हम फोर्स को खत्म करें और वो भी उसको अपनी असल हालत पे आना चाहिए। अगर वो असल हालत पर वापस ना आ सके तो इसका मतलब ये हो गया कि ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम
है। और इसी तरह तीसरी आपके पास है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम इसमें ये है स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के दरमियान आप बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हैं, बॉडी को छोड़ देते हैं। अब बॉडी अपनी असल हालत पर भी आ सकती है, अगर ना भी है तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मसलन जैसे टेनिस बॉल है, उसको हम रोल करें, जब रुकती है उसको किसी भी जगह पे आप देखें तो आपको ऐसे नहीं लगेगा जैसे बिल्कुल ऐसे ही जैसे पहले थे। तो हमने आज स्टेट्स भी पढ़ ली, काइंड्स पढ़ ली, कंडीशंस पढ़ ली और स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम पढ़ ली। इंशाल्लाह अगला टॉपिक आपके पास होगा टॉर्क और लॉ ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।